दानिश कुरैशी जी, हर चीज पर आप लोग संविधान संविधान चिल्लाते हैं, आपकी भी पार्टी चिल्लाती है संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, लेकिन क्या अब संविधान खतरे में नहीं होता जब महिलाओं को उनकी समानता का अधिकार नहीं मिलता? उस पर आप लोग चुप हो जाते हैं। देखिए कोनिका जी, ये आप जो शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं, संविधान संविधान चिल्लाते हैं, मुझे लगता है ये थोड़ा सा मुनासिब शब्द नहीं है। अब सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि संवैधानिक मामला पहुंचा अदालत में, जेरे संविधान। संविधान का मामला एक तरफ लड़का और एक तरफ लड़की, फिर पहुंचा जेरे संविधान। उस मामले में वो जो बहन थी उसके हक में फैसला आया, फिर संविधान। और उसके बाद आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो बात कही वो भी संवैधानिक ही है। या तो आप ये कह दीजिए कि आप जो कह रहे हैं ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है, बिल्कुल शरीयतन है, और ये जो फरमान आ गया इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, संविधान में इसकी इजाजत नहीं है, और आप सब पर्सनल लॉ बोर्ड का जो पूरा मामला चला रहे हैं इसको आप कानूनी जायज नहीं, जामा नहीं पहना सकते। तो ये जो मापदंड भारतीय जनता पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है, मुझे लगता है कि इस देश में संविधान की सबसे बड़ी धज्जियां उड़ाने का मैं आपको लाइन बता देती हूँ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला शरिया कानून से टकराता है। सुप्रीम कोर्ट तो संवैधानिक संस्था है ना, वो शरिया कानून से टकरा रहे, तो संविधान ऊपर है या शरिया कानून ऊपर है? लेकिन मैं वही आपको बता रहा हूं कि उसी संवैधानिक शरिया कानून क्या है, क्या कोडिफाइड है, उसमें लिखा क्या है? शरिया कानून करते थे एक पन्ना जिसमें लिखा है कि मुसलमान ऐसे ही इंटरप्ट करेंगी तो नहीं होगा। ठीक, अंबर एक बार जवाब ले लो मैम से एक बार। शरिया कानून कहाँ है? शरिया कानून देखिए अब मैं आपको एक बात बताऊं कि आप जो बात कह रही हैं कि भाई जो मामला उन्होंने कहा है तो अदालत का फैसला आ गया है, उसके बाद अपील में भी तो जाया जा सकता है, अपीलेट अथॉरिटी के पास क्या नहीं जाया जा सकता? वही तो उन्होंने बात कही है। उन्होंने ये तो फरमान जारी नहीं कह दिया ना कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है और हम उसको मानेंगे नहीं, उसको कैसे रोल बैक किया जा सकता है कानूनी दायरे में रहकर? अगर वो बात कह रहे हैं तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कोनिका जी ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि जो भी आपका मानना है वो बाकी लोगों से मैं एक बार चर्चा कर लूं। मुफ्ती वजाहत कासमी जी, क्योंकि लगातार महिलाओं के लिए हमेशा महिलाओं को क्यों लड़ना क्यों पड़ रहा है? आप लोग शरिया की बात करते हैं, शरिया कानून की बात करते हैं, लेकिन शरिया में तो और भी बहुत सारी चीजें कही गई है। शरिया में तो ये भी कहा गया है कि अगर कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काट दिए जाए, पत्थर मार मार कर कोई ऐसी किसी को ऐसी सजा दी जाती है, कोई हद सजा होती है तो पत्थर मार कर उसको मार दिया जाए। ये तो नहीं फॉलो किया जाता। अपने हिसाब से आप लोग मॉडिफाई कर लेते हैं उस हर चीज को। दरअसल बात यह है कि हमारा मुल्क जो है वो बहुत सेकुलर डेमोक्रेसी है। यहाँ पर देश का संविधान है, देश कानून से चलता है। हमारे यहाँ सारे मज़ाहिब का ख्याल करते हुए कवानीन बनाए गए हैं, तो यहाँ शरिया एक्ट वैसे भी लागू नहीं है इस देश में। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैं नहीं देख सका किसी मसरूफियत की वजह से, लेकिन कुछ देखा है मैंने। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अब महिलाओं के हालात पर हमें थोड़ी पहले चर्चा कर लेनी चाहिए। जो महिलाएं हमारी तलाक याफ्ता हैं या वो मुकदमात से गुजर रही हैं, उनकी सिचुएशन मुझसे ज़्यादा दानिश कुरैशी जानते हैं, क्योंकि वो भी सामाजिक आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, और जितने मेरे पैनलिस्ट भाई हैं सभी जानते हैं। ये ईमानदाराना बात हमें आपस में कर लेनी चाहिए कि हमारी माएँ बहनें, वो हमारी औरतें किस कदर परेशान अदालतों में और किस कदर वो भाग दौड़ रही होती हैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, और शौहर सिर्फ वो इसलिए बेफिक्र होता है कि वकील ने उसको बता दिया है कि तेरा कुछ नहीं कर पाएगी, अदालत के ऐसे धक्के खाती रहेगी। तो ये महिला को भत्ता गुजारा मिलना मैं चाहता हूँ कि अव्वल दिन से होना चाहिए था। ये कि महिला का झगड़ा शुरू हुआ या महिला तलाक का केस लड़ रही है या महिला किसी पीड़िता है किसी भी शक्ल में, तो उसको उसके गुजारे के लिए, उसके बच्चे के गुजारे के लिए, अच्छा शौहर का शरीय एतबार से जब तक वो उसकी निकाह में है तो नानो नफका है, यहाँ तक कि जब तक वो इद्दत करती है जब भी नानो नफका शौहर के ऊपर है, और जब केस लड़ रही है वो या इस तरह के हालात से वो गुजर रही है तो फिर उसका नानो नफका कौन बर्दाश्त करेगा? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज तक क्या इस मुल्क की करोड़ों महिलाओं को, जो मेरी मुसलमान बहनें हैं, कभी उनको बताया कि बेटा तुम्हारे लिए हमने ये संगठन तैयार किया है और ये संगठन तुम्हारे बच्चों की तालीम, जो तुम तलाक याफ्ता महिलाएं हो, जो तुम बेवा महिलाएं हो, तुम्हारे ये संगठन तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा? सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा
अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस देश के मुसलमानों को कुछ दिया है तो मेरे पैनलिस्ट भाई बैठे हुए हैं वो बता दें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये दिया है। हजारों महिलाएं हैं, आप मेरे साथ अदालतों में चलिए, मेरे साथ महिला थानों में चलिए, वो मेरी तो माँ बहनें हैं, वो हमारी तो बच्चियां हैं, वो कोई गैर की बच्चियां नहीं है। आप अगर सरकार उनके लिए या सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश उनके लिए ला रहा है तो हमें उस पर बजाय विरोध करने के संजीदगी से गौर करना चाहिए और गौर करके हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हमें इसका क्या नफा है, क्या नुकसान है। महिला तो हर तरीके से एक कमजोर पहलू है। आप बच्चे को, अच्छा मैंने देखा है मेरी बहन कि आप मर्द बच्चे छोड़कर एक तरफ हो जाता है, लेकिन वो महिला किसी भी हाल में, चाहे वो दूसरे के घरों में काम करके गुजारा करे, वो बच्चे छोड़ना नहीं चाहती है। माँ की ममता उसके साथ जुड़ी हुई है। आप हर तरह से उसको मजबूर कर रहे हैं। गुजारा भत्ता आप नहीं देंगे, खर्चा आप नहीं देंगे, अपने घर में उसको नहीं रखेंगे, दूसरे के घर में उसको नहीं रहने देंगे, 10-10 साल तक वो तलाक के केस लड़ती रहेगी। अल्लाह के वास्ते ऐसे जुल्म तो मत करो। न शरीयत ऐसा जुल्म करने को कहती है, न इस्लाम कहता है, न किसी मुसलमान को ऐसा करना चाहिए। मेरे ख्याल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बहुत हो चुकी है ये दीन की आड़ में बदमाशी। मेरा ख्याल ये सब छोड़ करके उनको संजीदगी से गौर करना चाहिए कि हमारी माँ बहनों के हक में क्या है। जब ट्रिपल तलाक का मसला था तब भी सरकार के सामने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऐसे ही आकर के खड़ा हो गया था। एक दिन भी गौर नहीं किया कि हर दिन लाखों औरतों को कभी गुस्से में, कभी नशे में, कभी मारा पीटी में, कभी लड़ाइयों में तलाकें हो रही हैं। हम उस पर जो है कोई प्रोग्राम चलाएं, हमारी माँ बहनों के हक में कुछ करें, कभी नहीं सोचा। बस वो अब आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है,